Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. प्रणाम सर। खूब खुश रहो बच्चे। चलो, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उतना क्लियर था सब बच्चों को? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर खूब गुड आफ्टरनून रहा, ऐसा नहीं बोलते। खूब गुड आफ्टरनून। तो ये फीचर तो मुझे पता ही नहीं था। चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? ईसोफेगस बढ़ा रहे थे सर, ठीक है, चलो। उसका लेयर बता डाले थे, म्यूकोसा सब म्यूकोसा। ओके, इसोफेगस तक पढ़ लिया था ना? ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था इसोफेगस तक। अब आज डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम, वो क्या होगा? वो पढ़ेंगे हम स्टमक के बारे में। तो देखते हैं स्टमक। एक मिनट रुको, गड़बड़ हो। एक मिनट रुको। ठीक है, अब ठीक है। तो स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम।
स्टमक देखो क्या होता है, हमने देखा कि ईसोफेगस जो है वो ओपन हो रहा है एक ऐसे ऑर्गन के अंदर जो किस शेप का है, जे जे शेप्ड जो है पाउच लाइक ऑर्गन, ठीक है। और ये जे शेप का स्ट्रक्चर है किस कंडीशन में, व्हेन इट इज एम्प्टी, व्हेन इट इज एम्प्टी। स्टमक जो है उसका काम क्या है, स्टमक जो है वो किस टाइप का ऑर्गन है, स्टमक जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करता है, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, इट स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर। 4 से 5 घंटे। यस, जब हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि फूड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक यहाँ पर रुके। तो फूड को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी स्टोर करने के लिए जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टमक, ताकि डाइजेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाए, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक वाइड पार्ट जो है वो हमारा स्टमक जो है वो होता है। और यहाँ पर यदि हम स्टमक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो कौन कौन से रीजन होते हैं स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर 4 मेन रीजन है। कौन कौन से, एक होता है कार्डियक, कार्डियक रीजन, फंडस। यस कार्डियक, ये वाला पार्ट। कौन सा है कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन वो है जहां पर हम देख रहे हैं कि ईसोफेगस जस्ट ओपन हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कार्डियक पोर्शन है। और ईसोफेगस कार्डियक वाले पार्ट में ओपन होता है, वहां पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का काम क्या है, यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसका काम क्या है, रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या यहाँ पर खाना कब आएगा कब नहीं आएगा वो चीज ये रेगुलेट करता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। यानी जब हम फूड को सॉलो करते हैं, फूड हम निकलते हैं, तो वो ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस के थ्रू कहाँ तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है। और स्टमक तक जैसे पहुंचेगा उस टाइम पे स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फूड हमारा कहाँ पर चला जाएगा, बोलस कहाँ पर चला जाएगा, बोलस चला जाएगा हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है। और फिर ये क्लोज हो जाएगा। यदि ये क्लोज नहीं होगा, नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो फिर तो फूड हो सकता है वापस से, जब ये स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वापस से बाहर निकल सकता है। और ये स्फिंक्टर जो है वो उतना ज्यादा डेवलप बच्चों में नहीं होता, देखा होगा बच्चे जो है वो दूध पीते हैं थोड़ी देर में निकाल भी देते हैं कई बार जो है वो, क्योंकि वो उस टाइम पे इसका कंट्रोल उतना प्रॉपर नहीं होता। तो ये कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन के बाद में वो डोम शेप पार्ट, ऐसा डोम शेप क्या होता है, फंडस रीजन। ये वाला रीजन जो है वो कौन सा है, फंडस। और जो मेजर पार्ट है स्टमक का, जो मेजर पार्ट होता है, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो क्या है, वो है कार्डियक, फंडस और बॉडी ऑफ स्टमक, ये वाला बॉडी, स्टमक बॉडी। और ये लास्ट वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, पाइलोरिक रीजन। तो ये 4 रीजन जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, समझ गए क्या सब बच्चे, कौन कौन से रीजन, कार्डियक, बॉडी, पायरोस। कार्डियक जहां पे इसोफेगस ओपन हो रहा है, दूसरा फंडस जो डोम शेप का पार्ट है, फिर बॉडी, स्टमक बॉडी, एंड पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन जो है उस वो किसके अंदर ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। और वहां पर जो स्फिंक्टर होगा उससे हम क्या बोल देंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी स्टमक की ओपनिंग और एंड, यानी स्टार्टिंग और एंड, दो जगहों पे तुमने क्या देखा, स्फिंक्टर है। एक स्फिंक्टर यहाँ पर है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर कार्डियक रीजन है इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक रीजन है इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर हो गई बात सबको। अब ये जे शेप का है तो 2 कर्वेचर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है क्या, ये देखो ये वाला कर्वेचर इतना बड़ा सा, एक कर्वेचर ये है कॉन्वेक्स टाइप का, और दूसरा कर्वेचर ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट जो है इसे बोल देते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और ये वाले कर्वेचर को क्या बोलते हैं, स्मॉलर कर्वेचर। यस, या लेसर कर्वेचर। जब कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, स्टमक को हाथ में लेकर के देखोगे तब क्या देखोगे कि स्टमक के अंदर यहाँ पर कुछ येलो येलो सा फैट जैसा लटका हुआ मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, ओमेंटम। जो सिरोसा लेयर है उससे कुछ ऐसे फैट जैसा लेयर यहाँ पे अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं ओमेंटम। तो ग्रेटर कर्वेचर से लगा हुआ मिलेगा ग्रेटर ओमेंटम, लेसर कर्वेचर से जो फैट लाइक टिश्यू यहाँ पर येलो कलर का दिखेगा वो क्या होगा, लेसर ओमेंटम होगा।
ठीक है, तो ये तो बाहर से देखा हमने। इंटरनली देखोगे अंदर से, तो अंदर क्या है, स्पेस है, लेकिन ये जो म्यूकोसा है यहाँ पर देख रहे हो कि फोल्ड्स हैं बहुत सारे, दिख रहे हैं क्या फोल्ड्स, दिख पा रहे हैं क्या? यस सर। ये वाला पार्ट जो है ये देखो फोल्ड है, ऐसे इस तरीके से फोल्ड है अंदर। इसे क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं रुगाई, जो कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं, लाइन जैसी दिख रही है, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रुगाई। रुगाई का मतलब ही होता है ऐसे फोल्डिंग जैसे। तो अभी एम्प्टी स्टमक वाला डायग्राम देख रहे हो तो तुम्हें फोल्डिंग दिख रही है, रुगाई दिख रहा है। जब खाना भर जाएगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा। कितना खाना भर सकता है इसके अंदर, कितना कैपेसिटी होता है इसका, एक बार में कितना पानी पी लोगे तो पेट एकदम फुल हो जाएगा, बताओ, चलो बताओ, बोलो ना, एक बार में कितना खाना, कितना पानी पी लोगे। मैंने तुम्हें पानी की बोतल दे दी एक, खाली पेट हो बिल्कुल, एक भी कुछ भी खाया नहीं है तुमने, वो पानी की 1 लीटर की बोतल दे दी, क्या पूरा पानी पी सकते हो क्या? नहीं सर, सिर्फ एक गिलास। अरे बच्चे, एक गिलास में सर तो पी एक सकते हैं गिलास से ज्यादा सर, कम से कम ना, हाँ 5 सर, गिलास 1.5 पी लीटर सकते हैं सर। खाली में, अगर 5 रूह गिलास अफ़ज़ा। यस, हाँ सर। 5, और एक गिलास में 200-250 ml तो आता होगा, 250 ml तो, सर बड़ा वाला गिलास। हाँ 250 ml तो होगा कम से कम। मतलब नॉर्मली जो घर में रहता है ना उतना बड़ा। तो कितना पानी पी सकते हो, लगभग 1.5 लीटर। कितनी कैपेसिटी होती है, लगभग 1.5 लीटर तक ये भर लेता है, ठीक है। तो इतनी कैपेसिटी होती है इसकी स्टमक की। क्लियर हो गई बात, स्टमक की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को? हेलो स्टमक के सर। अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर क्लियर हो गई? हेलो सर। अब सर हाँ बच्चे, फूड कितना सर बोलेंगे आप? बोलो बोलो वो आरती दी कुछ बोल रही है ना बोलो पूछ आरती। ले भाई, से पूछ ले। सर, या जब फूड पूरी तरह से भर जाता है तो जो हम्म, फंडिक रीजन हो गया वहां तक पूरा टच कर लेता है उसको, कि वहां पास कुछ स्पेस रह जाता है? देखो अभी ऐसा होता नहीं है कि पेट पूरा एकदम फुल्लम फुल भर जाए, वो तो कोई पागल ही होगा जो इतना खाता होगा, मतलब वो तो जबरदस्ती फोर्सफुली खा सकते हो, ठीक है। बट नॉर्मली हम जो खाते हैं वो ऐसे नहीं होता कि हम पूरा फंडस तक भरते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो खाली रहता ही है ना, थोड़ा बहुत स्पेस तो रहता ही है, ठीक है। खाना खाते हो तो पूरा फंडक तक, फंडिक रीजन तक पूरा टुसम टुस नहीं होता है सर नॉर्मल कभी जब, कभी खा जाते हैं पूरा एकदम पका पक। तब तुमको फील हो जाएगा कि टाइट हो गया, यहाँ पे टाइट होगा, यस सर। हो गया, ऐसा फील हो जाएगा। फंडिक रीजन जो है ना, ये मेनली वो रीजन है, यहाँ पर गैस वैस भर जाती है कई बार। कई बार तुम देखते हो पेट दुख रहा है, गैस भर गया यहाँ पर, क्या होता है, डोम शेप है, ये यहाँ पर गैस भर जाती है, जल्दी निकलती नहीं रहती, फिर जब उसको मौका मिलेगा थोड़ा इधर उधर घूमोगे तो निकल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी की, स्टमक की हिस्टोलॉजी क्या होती है। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक में देखो यहाँ पर, जैसा मैंने तुमको पहले बताया था, लेयर बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ लेयर जो होती है वो क्या होती है, सिरोसा लेयर, जो कि किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पेरिटोनियल लेयर, किसको, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटम, पेरिटोनियम सॉरी, विसरल पेरिटोनियम, याद है क्या कि भूल गए हो? सिरोसा लेयर विसरल पेरिटोनियम किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, याद है ना? लास्ट लेक्चर में भी तो हिस्टोलॉजी बताई थी, तो बोला था कि नॉर्मली किसका बना होता है, सिंपल स्क्वामस, लेकिन इसोफेगस के अंदर किसका बना हुआ था, ट्यूनिका एडवेंटिशिया व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ था, है ना। इसके ठीक नीचे, सिरोसा के ठीक नीचे जो है वो मस्कुलर लेयर होती है। कौन कौन सी मसल लेयर होगी, बाहर की तरफ जो मसल होती है, सिरोसा के ठीक ऊपर जो मसल लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर, वो होती है कौन सी मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये वाली मसल कौन सी है, देखो डायग्राम में ही देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया है तो हम अपना टाइम बचाते हैं। कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटर्नल वाली। फिर उसके अंदर वाली जो है वो कौन सी होती है, सर्कुलर मसल, यहाँ पर जो मसल होगी इसके अंदर वो कौन सी है, ये वाली मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मसल। और इसके भी ऊपर यदि हम जाएं तो फिर क्या होगा, एक मसल लेयर और भी होगी यहाँ पर, यानी टोटल 3 मसल लेयर जो है वो
प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। बाकी के अंदर दो ही लेयर होती है, दो ही, और यहाँ पर 3 लेयर्स होती है। तीसरी क्या है, ऑब्लिक मसल लेयर। तो इस तरीके से 3 मसल लेयर है। तो सिरोसा के ऊपर ये तीनों क्या हो गया, मस्कुलरिस लेयर। अब यहाँ पर तुमको एक बात पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नर्व के प्लेक्सेस होते हैं। जो बाहर की तरफ जो प्लेक्सेस था वो कौन सा था, बाहर की तरफ इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो प्लेक्सेस होता है वो होता है ऑर्बेक्स प्लेक्सेस, नर्व का प्लेक्सेस। और सब म्यूकोसा के नीचे जो होता है, यहाँ पर जो प्लेक्सेस होता है वो कौन सा होता है, बताओ, मिसनर्स प्लेक्सेस। सब म्यूकोसा के ठीक नीचे यहाँ पर क्या होता है, ये है डार्क कलर से, तो ये वाला जो प्लेक्सेस है ये है मिसनर्स नर्व प्लेक्सेस। और ये वाला जो प्लेक्सेस है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये पूरा लेयर क्या है, मसल लेयर है। मसल के ऊपर जो लेयर होगा वो क्या होगा, मसल के ऊपर यहाँ पर सब म्यूकोसा, क्या है ये, सब म्यूकोसा, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होंगे। व्हाइट फाइब्रस कनेक्ट लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सर रुके क्या? हाँ ये जो सर डायग्राम बताते हो एनसीईआरटी से थोड़ी अलग होती है ना? हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है ये डायग्राम। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं और पढ़ना पड़ता है। और बाहर से पढ़ाएंगे नहीं तो समझ में आएगा भी नहीं। हाँ, वो उसमें ना थोड़ा बाहर देता है तो सर पढ़ा रहे हैं और समझ भी नहीं आएगा एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे तो। हाँ सर थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं। ओके सर, आ रहे होंगे, रुक जाओ। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था।
ठीक है, दोबारा से देखते हैं हम हिस्टोलॉजी। सुन रहे हो सब बच्चे, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बीच बीच में बात करते रहा करो ताकि मुझे पता पड़ जाए यदि डिस्कनेक्ट हो कभी भी या कुछ भी तो। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी वापस देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, यहाँ पर सबसे बाहर वाली लेयर जो है उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? सिरोसा लेयर। और सिरोसा लेयर किसका बना होता है? सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे हमने कौन सा पेरिटोनियम बोला था? पैराइटल की विसरल? विसरल। विसरल। विसरल पेरिटोनियम। उसके अंदर मसल की लेयर है। कितनी मसल लेयर होती है? 3 मसल्स होती है। कौन कौन सी मसल होगी? सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसके अंदर सर्कुलर मसल, उसके भी अंदर ऑब्लिक मसल। तो नॉर्मली तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 2 ही मसल की लेयर होती है। कौन कौन सी? जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है वो, और सर्कुलर। मसल। लेकिन स्टमक के अंदर 3rd लेयर भी मसल की होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल। यहाँ पर न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो एक न्यूरॉन का लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? वो प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में। हेलो सर। हाँ बच्चे, बोलो बच्चे। सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं शो दिख रहा ही है नहीं क्या? हो रहा है। वापिस ज्वाइन हो सोनम। नो एक दोबारा बार से लेफ्ट एक बार से दोनों को जाइएगा। देखो। हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नरुका प्लेक्सस जो है वो प्रेजेंट होता है 2 जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? एक तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में, और दूसरा जो है वो सब म्यूकोसा और ऑब्लिक मसल के नीचे या सब म्यूकोसा के नीचे। तो ये जो प्लेक्सिस होते हैं इनका नाम ध्यान रखना। बाहर वाला जो प्लेक्सिस है उसका नाम है ऑर्बेक्स प्लेक्सिस, ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सिस और मैंट्रिक प्लेक्सिस। और अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं मिसनर्स प्लेक्सिस। यहाँ पर नर्व जो है उसका नेटवर्क प्रेजेंट होता है जहां पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट होता है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा की कौन कौन सी लेयर होगी? म्यूकोसा के अंदर लेयर होगा एपिथेलियल लेयर। कौन सा एपिथेलियम होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, उसके नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोपिया, और लेमिना प्रोपिया के अंदर जो थोड़ा सा मसल लेयर होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये सारा कुछ प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो फोल्डिंग्स होती हैं म्यूकोसा के, जो फोल्डिंग्स होते हैं उसे हम क्या बोलते थे? रूगाई। उसको हम बोल रहे हैं गैस्ट्रिक रूगाई। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टोलॉजी होती है स्टमक। अब स्टमक के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? एक्चुअल में जो ये कॉलमनर सेल्स है इनमें से कुछ सेल्स जो है वो स्पेशलाइज हो गई किसके लिए? कुछ सिक्रेशन देने के लिए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 ग्लैंड्स होती है, वैसे 4 ग्लैंड्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो कौन कौन सी ग्लैंड होती है? जैसे सबसे पहले चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। चीफ सेल देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये वाला चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। चीफ सेल जो है नाम से पता पड़ रहा है पेप्टिक सेल है, जाइमोजन सेल है, क्या कर रहा होगा? एंजाइम्स वगैरह बना रहा होगा। कौन सा एंजाइम बनाता है चीफ सेल? बताओ कौन सा एंजाइम बनाएगा? ये बनाएगा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो कि पेप्सिनोजन इनिशियल फॉर्म है, बाद में ये एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बनाएगा? और कौन सा एंजाइम बनाएगा ये? बोलो। प्रोरेनिन। बच्चों में प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन बच्चों में बनाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज, नहीं सॉरी, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है उसका फॉर्मेशन, हाँ यही कर देगा गैस्ट्रिक लाइपेज। बहुत ही कम अमाउंट में ये एंजाइम भी प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये बनाता है कौन? चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। ऐसे ही दूसरी सेल है यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ये देखो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल।
ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है बनाना HCl। HCl जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा। क्या काम होता है HCl का? एसिडिक एनवायरनमेंट से क्या बोलते हैं, फूड डाइजेशन में कुछ हेल्प। एंजाइम्स, यस एसिडिक, ये पेप्सिनोजन जो है, प्रोरेनिन जो है, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट होंगे एसिडिक पीएच पे। तो HCl जो है वो इनके एक्टिवेशन का काम करेगा, साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा, तो वहां पर मतलब इसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह इन सब से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये HCl फॉर्म करेगा। और दूसरा कैसल फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर, क्या है ये इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर? विटामिन B12 को अवशोषित करता है। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैसल साइंटिस्ट का नाम है, उनके बेसिस पे ये इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर लिखा गया है। एक्सट्रिंसिक कैसल फैक्टर विटामिन B12 को ही बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है वो विटामिन B12 को बोलते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाता है कौन? ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक है, तो ये पैरेटल सेल हो गए। म्यूकस नेक सेल क्या करेगा, क्या बनवाएगा? म्यूकस का सिंथेसिस करेगा। म्यूकस के सिंथेसिस से क्या होगा, यहाँ पर एक लेयर बनी रहेगी म्यूकस की, जो हमें ये जो HCl है, एसिडिक पीएच है, उससे बचाने का काम करेगी। उसके अलावा इसके अंदर होते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और अर्जेंटोफिन सेल्स। अब ये सेल्स 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? जैसे एक G सेल है तो गैस्ट्रिन हार्मोन बनाएगा, ठीक है। एक D सेल है तो सोमेटोस्टेटिन बना देगा, और एक एंटेरोक्रोमोफिन सेल, एंटेरोक्रोमोफिन या फिर ECL, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है सेरोटोनिन और हिस्टामिन बनाने का। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा की लाइनिंग है उसके ऊपर, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है तो बता दो, तो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस बता सकते हो? हाईली एसिडिक, 1.2 1.8 टू 2, इतना भयानक पीएच है। और पर डे 1 से 1.5 लीटर जो है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। आगे क्या बात समझ में, ग्लैंड्स वगैरह समझ गए? सर बहुत एक ही बार फिर इंपॉर्टेंट। से बताइए ना। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल है, चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। ये बनाती है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑक्सिंटिक सेल है जो बनाता है HCl और इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर। HCl पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन इनको एक्टिवेट करता है। ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज, बहुत थोड़ा बहुत लाइपेज जो है वो स्टमक के अंदर भी बनता है। वैसे तो मेनली लाइपेज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह या सक्कस सेंटेरिकस में होता है, जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर मेनली प्रोटीजेज वाले ग्रुप के एंजाइम्स जो है वही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिनोजन और प्रोटीन को एक्टिव करवाता है कौन? HCl। इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड वगैरह जो है उसमें RBC का मैच्योरेशन ये सब होता है। म्यूकस नेक सेल जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर म्यूकस जो है वो म्यूकस सेल बनाती है इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर, और इसोफेगस के अंदर गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोक्राइन एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं कुछ यहाँ पर, जिनको अर्जेंटोफिन सेल्स भी बोलते हैं, जो 3 टाइप के होते हैं, G सेल, D सेल और EC सेल या ECL सेल, एंटेरोक्रोमोफिन सेल। और ये क्या करते हैं, G सेल जो है वो बनाता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को। D सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन बनाता है, ग्रोथ वगैरह को रेगुलेट करता है, इनहिबिट करता है। ECL सेल जो है वो सेरोटोनिन हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जितने भी हैं उनसे जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है उसका पीएच कितना होगा, 1.8 to 2 होगा, और एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गई एकदम? यस सर। ठीक है, चलो तो फिर ये स्टमक के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन ट्यूबुलर पार्ट आ गया आफ्टर स्टमक, और काफी लंबा होता है, वेरी लॉन्ग and highly coiled tube like part। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कौन कौन से? Duodenum, जेजुनम एंड इलियम। ileum, इलियम।
डिओडेनम जो है ये मोस्टली हम देखते हैं किस शेप का दिखता है हमको, सी शेप का दिखता है, सी शेप्ड है। यू शेप का सर। और लेंथ की यदि हम बात करें तो डिओडेनम की लेंथ कितनी होती है, अराउंड 25 25 सेंटीमीटर। लेकिन जेजुनम और इलियम ये काफी बड़े बड़े पार्ट हैं, काफी लंबे होते हैं। जेजुनम जो है वो लगभग 1.5 से 2 मीटर तक, 1.5 to 2 मीटर तक लॉन्ग होता है, और इलियम जो है वो लगभग 3 मीटर तक लॉन्ग होता है। तो वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत लंबा पार्ट होता है, और फूड का मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। मैक्सिमम डाइजेशन, maximum digestion and absorption, maximum digestion and absorption of food occurs in small intestine. क्या इसके लिए कुछ खास बात होती है इसके अंदर, क्या होता है इसके लिए कि ताकि यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो पाए? माइक्रोविलाई। यस, ब्रश सरफेस बॉर्डर एरिया, होगा। यस, सरफेस एरिया of the intestine, small intestine is increased by क्या, क्या है बोलो, माइक्रोविलाई। विलाई की माइक्रोविलाई, सोच के बताओ, विलाई की माइक्रोविलाई। विलाई। देखो जो इंटेस्टाइन की फोल्डिंग होगी, जैसे सपोज ये इंटेस्टाइन लेयर, वही बाहर सिरोसा, फिर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने, बहुत सारे बहुत सारे। ये क्या है, यदि मैं इसको जूम करके देखूं, थोड़ी दूर का पार्ट जो है उसे जूम करके देखूं तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो दिखेंगे। कुछ जगहों पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ भी ऐसे पिट जैसा बनाता है, कुछ ऐसे। जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है वहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ब्लंट होते हैं, और जेजुनम और इलियम वाला जो पोर्शन होता है वहां पर ये ज्यादा पतले उंगली फिंगर लाइक होते हैं, पॉइंटेड टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं अगेन कौन से, कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो सेल दिख रहा है तुम्हें, इस सेल के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है ये क्या है, ये है माइक्रोविलाई, ये है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहां पर होता है, सेल के ऊपर। सर्फेस एरिया बढ़ा रही है अभी, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इस सेल के ऊपर है माइक्रोविलाई, और पूरे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में जो फोल्डिंग बनी है ये है विलाई। समझ गए क्या, यहाँ पर जो डिप्रेशन होता है इसे हम बोलते हैं क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, लिबरकुन की दरारें हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन लैमिना प्रोपिया। अब ये लैमिना प्रोपिया वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में यहाँ पर क्या होते हैं, लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है लैक्टियल्स, लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट, और इसके आसपास में ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी होंगे। लैक्टियल्स की खास बात क्या है, एंड ओपन होते हैं कि क्लोज होते हैं। देखो ये तो ब्लू और रेड जो है वो तो आर्टरी और वेन है, और येलो वाला जो है वो लैक्टियल्स है। लैक्टियल्स आर लिम्फेटिक एंडिंग्स, लिम्फ वेसल्स जो है उसकी एंडिंग्स है लैक्टियल्स। क्या काम करते हैं लैक्टियल्स, फैट की एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो छोटी आंत्र है उसके अंदर उंगली समान प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई
की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, सतही क्षेत्रफल जो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सतह मिले। और ये जो उंगली समान प्रवर्ध विलाई हैं, इनके अंदर लैक्टियल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स की एंडिंग्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिनके थ्रू ओपन एंडेड होते हैं, जिनके थ्रू फैट जो है उसका मिसेल के रूप में अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। यदि हम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम की स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो इसके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या होंगे? देखो, एपिथेलियम की बात करें तो दोनों के अंदर ही, मतलब तीनों के अंदर ही कॉलमनर एपिथेलियम ही प्रेजेंट होगा। एपिथेलियम तो कौन सा होगा? कॉलमनर ही होगा। और कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, और इनका जो विलाई है उसमें थोड़ा डिफरेंस है कि ड्यूडेनम जो है उसकी विलाई जो है वो कैसी होती है? अच्छा, विलाई ये ब्रॉड स्पैचुला शेप, थोड़ी सी चौड़ी होती है, जो मैंने बोला था ऐसा ब्लंट जैसा होता है कुछ इस तरह। जबकि जेजुनम के अंदर हम देखते हैं ये थोड़ा सा और नैरो हो जाएगा, और इलियम के अंदर और भी ज्यादा नैरो या फिंगर लाइक हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, गॉबलेट सेल्स जो है वो जैसे जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में जाओगे तो गॉबलेट सेल्स जो है बढ़ते जाएंगे, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। लेमिना प्रोपिया में क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्ट्स क्या होते हैं अभी बताया। लेमिना प्रोपिया वाली लेयर जो है वो कौन सी है? म्यूकोसा की अपर एपिथेलियम, उसके बाद लेमिना प्रोपिया। तो सपोज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिप्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, विदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये है क्रिप्ट्स। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? ड्यूडेनम के अंदर हम देखते हैं कि ये मान लो सपोज ये म्यूकोसा वाली लेयर है और ये सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा। तो यहाँ पर ग्लैंड जो है, ड्यूडेनल ग्लैंड, या जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा में कि सब म्यूकोसा में? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। जेजुनम जो है उसके अंदर और इलियम के अंदर हम क्या देखते हैं कि म्यूकोसा में कुछ टिश्यूज होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन इलियम में वो लिम्फ जो हमने पढ़ा था, याद है? लिम्फेटिक टिश्यूज, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज, माल्ट। भाई लिम्फोइड टिश्यूज वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में है, यहाँ पर हाईली कंडेंस फॉर्म में या पेयर पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब इलियम का डायग्राम देखोगे तो इलियम की डायग्राम के अंदर म्यूकोसा में यहाँ पर तुम्हें क्लियरली क्या दिखेगा? पेयर्स पैचेस जो है वो दिखेंगे, जो क्या है? जो एक लिम्फोइड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, डिफेंस का काम करते हैं। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और इलियम के अंदर म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? म्यूकोसा वाली लेयर जो लेमिना प्रोपिया वाली लेयर में, इवन म्यूकोसा के अंदर कुछ इस तरीके से तुम्हें एक्सटेंडेड दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? पेयर्स पैचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में अब अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम है, ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन वगैरह है, और यहाँ पर जो कॉलमनर एपिथेलियम है, ये भी क्या करेंगी? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और जूस वगैरह बनाएंगी। क्या बनाती है? क्या नाम होता है उसका? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बनाता है डाइजेशन के लिए? बोलो। प्रोड्यूसेस सक्कस एंटेरिकस। सुना है क्या नाम? सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, और पीएच जो होता है वो कैसा होता है? वो इसका बेसिक टाइप का होता है। ये इसके बारे में सक्कस एंटेरिकस और कौन कौन से एंजाइम होते हैं उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कितना कितना लंबा होता है? ये 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ जो है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास है। देखो ये कहाँ से ओपन होगा? जो इलियम है उसका डिस्टल मोस्ट पार्ट जो है वो सीकम में ओपन होगा, और यहाँ पर जो वॉल्व होता है, ये जो वॉल्व होता है, जो कि वॉल्व और स्फिंक्टर में क्या डिफरेंस है बता सकते हो क्या? वॉल्व और स्फिंक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो स्फिंक्टर जो है वो रबर जैसा है, स्फिंक्टर जो है वो रबर जैसा है,
रबर जैसा मतलब क्या कि यदि ये बंद है तो कुछ भी चीज को कहीं भी नहीं जाने देगा, और जब ये खुला हुआ है तो ये ट्रांसफर होने देगा, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये होता है स्फिंक्टर। बट वॉल्व जो है वो हमेशा क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल वे में सब्सटेंस को ट्रांसफर होने देता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है सीकम, इनके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इलियोसिकल वॉल्व। यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन opens in large intestine, that is cecum, by ileocecal wall। इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू ये खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली थ्री पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही पार्ट है, जिसके लोअर साइड पे क्या लगा होता है, एक फिंगर लाइक छोटा सा प्रोजेक्शन है, रिड्यूस स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास लेक्चर में भी बात की थी इसके बारे में। सीकम ओपन हुआ कॉलन में, कॉलन की कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। कौन कौन से? कॉलन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, लॉन्गिट्यूडिनल और डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। वेरी गुड। तो ये 4 पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दो कि इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये डायग्राम देख रहे हो तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, 3 बैंड्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि क्या करती है ये ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसको छोटे छोटे से चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। देख रहे हो चैम्बर जैसा बन गया, कैसा बन गया, अंदर से देखे तो कुछ इस तरीके से चैम्बर बन गया। तो ये जो 3 मसल की बैंड है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ कम, ओरिजिनल लेंथ जो है उससे कम दिख रही है हमें, उसे हम बोलते हैं टीनिया। क्या बोलते हैं? टीनिया। तो यहाँ पर टीनिया ने क्या किया है, टीनिया ने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि बीच में पाउच जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। ये टीनिया है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नहीं दिया हुआ है, टीनी और टीनिया बोलते हैं, टीनिया कोलाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टीनिया जो है वो इसको क्या कर रही है, इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर में डिवाइड करें, यहाँ पे बहुत सारे चैम्बर बन जा रहे हैं। इन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, इन चैम्बर या सेगमेंट्स को बोलते हैं हम होस्ट्रा। और सिंगुलर जो है ये है होस्ट्रम। होस्ट्रम जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर जो हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर हो गई बातें? अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी हिस्टोलॉजी यदि हम देखें तो इसकी हिस्टोलॉजी भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हम इंटेस्टाइन के अंदर अदर पार्ट्स जो हैं उनकी हिस्टोलॉजी देख रहे थे। कैसा होगा भाई? सबसे ऊपर की तरफ म्यूकोसा वाली लेयर, ये म्यूकोसा है, फिर उसके नीचे सब म्यूकोसा, यानी ये जो इनर मोस्ट पार्ट है वो म्यूकोसा है, उसके नीचे सब म्यूकोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस लेयर, सबसे बाहर सिरोसा लेयर, वही सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विलाई नहीं है, बट ऐसे पिट या क्रिप्ट जैसे जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। म्यूकोसा के अंदर जो एपिथेलियम होगा, अगेन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा, उसके अंदर लैमिना प्रोपिया होगा, म्यूकोसाल एसोसिएटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। लैमिना प्रोपिया वाले रीजन के नीचे म्यूकोसा मस्कुलरिस होगा। ठीक है, सब म्यूकोसा में आर्टरी, वेन,
लिम्फ वेसल्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होंगे। सर्कुलर मसल उसके नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ऑर्बेक्स प्लेक्सिस जो है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में होगा, सब म्यूकोसा, और इसके बीच में माइंट्रिक प्लेक्सिस जो होता है वो होता है मिशनर्स प्लेक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो रेक्टम वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फीकल मैटर जो है वो स्टोर होता है कुछ काम के लिए, जो कि ओपन होता है एनस में, एनस के थ्रू, और एनस जो होता है एनल कैनाल के थ्रू, एनस जो होता है, तो एनस जो है, क्या तुम्हें पता है कि एनल स्फिंक्चर कितने होते हैं, एक होता है कि दो होते हैं? दो होते हैं। दो। एक होता है आउटर एनल स्फिंक्चर यहाँ पर, और दूसरा होता है इनर एनल स्फिंक्चर। अब इन दोनों में से क्या होता है, ये वाला जो एनल स्फिंक्चर है इनर वाला, वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में होगा। आउटर वाला जो होता है आउटर एनल स्फिंक्चर, आउटर एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। क्लियर है सबको? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं? असेसरी ग्लैंड में आते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड है वो लिवर, पैनक्रियाज, बाइल, सॉरी गॉल ब्लैडर, ये सब आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिवर। लिवर जो है, क्या तुम्हें पता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ हर बॉडी। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। फर्स्ट पे कौन है? पता है क्या सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? नहीं पता है क्या? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। सेकेंड लार्जेस्ट लिवर। और यदि ग्लैंड्स में बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी लीवर। यस। ओरिजिन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्टोडर्मल है कि मेसोडर्मल की एंडोडर्मल? एंडोडर्मल। यस, एंडोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो लिवर प्रेजेंट कहां पर होता है? प्रेजेंट होता है राइट साइड में, जो डायफ्राम है हमारा, जो डायफ्राम है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर ये लिवर जो है, लिवर के अंदर कितने लोब होते हैं? बोलो। सर दो। यस, कॉमनली दो लोब जो है वो लिवर के अंदर तुमने देखे होंगे, टू मेन लोब्स। कौन कौन से? राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, ये दो मेन लोब है। बट नीचे की तरफ से देखोगे तो दो और भी लोब तुम्हें दिखेंगे इनके अलावा भी। कौन से? टू अदर लोब्स आर quadrate lobe and caudate lobe। तो टोटल तो 4 लोब होते हैं, मेनली 2 लोब हमें सामने से दिखते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। इनके अलावा जो है वो क्वाड्रेट और कॉडेट लोब भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो राइट और लेफ्ट लोब है, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में यहाँ पर एक लिगामेंट होता है इस जगह। उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैल्सीफेरम। यस, फॉल्सीफॉर्म हॉर्स हो गया क्या? हाँ, बहुत हो गया। कौन सा लोग बोले सर?
हेलो सर। स्क्रीन शो हो रहा है क्या आप लोग में? नहीं। हम लोग नहीं, फोन में। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। शायद नेटवर्क इश्यू होगा सर। नेटवर्क इशू पता नहीं क्या है, क्योंकि कट ही हो जा रहा है वीक होने के बदले। कहाँ पे थे हम लोग? सर ये तो लिगामेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ, लिगामेंट के बारे में बता दिया था, और कैसी डक्ट जो है उनसे सिक्रेशन आता है उसकी बात कर रहे थे। तो ये जो लिवर से जो डक्ट पॉज हो रहा है क्या? हाँ फिर से पॉज। हाँ फिर गया। आज दिन खराब है। फिजिकल में भी ऐसा होता है सर। क्या बोल रहे हो? फिजिकल में भी ऐसा होता है वो। देखो,
अब ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है वो दोनों मिलकर के क्या बना देगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देगी। ये वाली डक्ट क्या बन गई, कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गई। ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल बनाता है क्या, ये बाइल बनाता है क्या गॉल ब्लैडर, बोलो। यस सर। नहीं, बाइल बनाने का ये काम जो लिवर लास्ट का ही होता है। लिवर से बोले बाइल जो है वो आके यहाँ पर स्टोर होगा। इसका काम बाइल को स्टोर करने का है। तो यहाँ से बाइल आएगा और बाइल जाकर के सिस्टिक डक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस टाइम पर, जिस टाइम पे इंटेस्टाइन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब जरूरत होगी तब ये बाहर निकलेगा। तो ये जो गॉल ब्लैडर के डक्ट होते हैं उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर के, जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है और सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, इसको बोलते हैं अब हम कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोल देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आ रहा है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि ये कॉमन बाइल डक्ट में यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। कॉमन बाइल डक्ट में जब वो पेनक्रियास के साथ में ज्वाइन करेगा उससे पहले यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। उस स्फिंक्टर का नाम बता सकते हो कोई? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नहीं, स्फिंक्टर ऑफ बेडन। स्फिंक्टर ऑफ बेडन होता है यहाँ इस जगह पर, ये वाला। और ये अब किससे, ये पेनक्रियास की डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिल गए यहाँ पर एक फूली हुई सी स्ट्रक्चर बन रही है। क्या है ये, इसको बोलते हैं हम एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। तो एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होता है। और एम्पुला ऑफ वेटर में यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है क्या, ओडी ऑफ यस, ये होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सर। ये एम्पुला ऑफ वेलर को वो भी बोलते हैं क्या, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हो, यस बिल्कुल बोल सकते हो। उसका फूला हुआ पार्ट जो है उसे ही हम एम्पुला ऑफ वेटर बोल रहे हैं। और यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो प्रेजेंट होगा। और ये इसके थ्रू बाइल और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। तो ये डक्ट का जो सिस्टम है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया कि लिवर का और गॉल ब्लैडर का और पेनक्रियास का सबका डक्ट कैसे ओपन होता है, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पर ये पेनक्रियास। क्लियर हो गई इतनी बात सबको? और ये स्प्लीन है। अब इसके बाद में ये जो लिवर है इसकी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो अंदर से ये क्या होता है, जैसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल टाइप के, उस टाइप के स्ट्रक्चर अंदर से बनाता है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। एक हिपैटिक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, हिपैटिक लोब्यूल। तो एक हिपैटिक लोब्यूल हमें कैसा दिख रहा है, वो हमें कुछ इस टाइप का दिख रहा है, कुछ इस टाइप का। इसकी जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा ग्लिसन्स कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है ग्लिसन्स कैप्सूल। यहां पर इसके जो कॉर्नर्स हैं, इनके कॉर्नर्स पे पोर्टल ट्राइड प्रेजेंट होता है। पोर्टल ट्राइड क्या होता है, पोर्टल ट्राइड यहां पर होता है पोर्टल ट्राइड, यानी 3 चीजें हैं यहाँ पर। कौन सी 3 चीजें? एक आर्टरी होगी, बिल्कुल सही। एक वेन एक होगा, आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी है ये, हिपैटिक आर्टरी। हाँ। एक वेन होगा, कौन सा वेन होगा, पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है उसकी ब्रांचिंग्स होंगी, बिल्कुल सही। और क्या होगा, बाइल डक्ट का क्या सर? यस बिल्कुल सही। बाइल डक्ट जो है यहाँ पर, बाइल का जो डक्ट्यूल होगा वो प्रेजेंट होगा। ये 3 चीज मिलकर के क्या बनाती है, पोर्टल ट्राइड बनाती हैं। तो यहाँ पर बाइल डक्ट के लिए को ले जाने के लिए आर्टरी होगी, वेन,
हेपेटिक आर्टरी है और हेपेटिक वेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पोर्टल ट्राइड में क्या क्या चीजें होती हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। देन आर्टरी जो है सीधे ही हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, तीनों अलग अलग कलर से बना दिया ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए। बाइल डक्ट। तो ऐसे कॉर्नर पे पोर्टल ट्राइड है। सेंटर में इसकी यदि हम बात करें तो सेंटर में जो वेन होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर सेंटर में होगा सेंट्रल वेन। और यहाँ पर लाइन की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में सेल्स अरेंज होती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। यहाँ पर क्या अरेंज होगा, इस तरीके से सेल्स जो है वो अरेंज होगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, हिपेटोसाइट्स। जब ये हिपेटोसाइट्स का अरेंजमेंट होगा तो बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में कैविटी बन जाती है। उन कैविटी को क्या बोलते हैं हम, साइनोसॉइड, हेपेटिक साइनोसॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीच बीच में तुमको कैविटी दिख रही है ये है साइनोसॉइड। और साइनोसॉइड जो है उसकी लाइनिंग कौन बनाता है, यहाँ पर ब्लड वगैरह होगा, इसकी लाइनिंग कौन बनाएगा, इसकी लाइनिंग बनाएगा एपिथेलियल सेल। यस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये है एंडोथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और ये वाला पोर्शन जो है यही है हेपेटिक साइनोसॉइड। सर इसके अंदर तो कूपर सेल्स होंगे ना? यस, इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फेगोसाइटिक टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी इनके बीच में। यहाँ पर उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं हम कुफर सेल्स। यहाँ पर प्रेजेंट है कुफर सेल्स। ठीक है, अब ये जो हेपेटोसाइट्स हैं, ये हेपेटोसाइट का फंक्शन क्या है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल बनाना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि बाइल जो है गॉल ब्लैडर में तो स्टोर हो रहा है, बन कहाँ पर रहा है, बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेल्स बना बना के यहाँ से क्या करते हैं, डक्ट्यूल के थ्रू, बाइल डक्ट्यूल के थ्रू पहुंचाते हैं किसके पास में, इस बाइल डक्ट के पास में। क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से एक लोब्यूल जो है वो प्रेजेंट वो होता है लिवर के अंदर, और ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं वो लिवर की के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिवर की हिस्टोलॉजी हो गई। क्लियर है सबको? ठीक है, ज्यादा क्लियर डायग्राम देखना है तो यहाँ पर ये ग्रेस एनाटॉमी बुक जो है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, तो वो तुम देख सकते हो। ठीक है, अब लिवर का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन बाइल सिंथेसिस करना, अभी बोला, बार बार बोला है, बाइल का सिंथेसिस करेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या, बोलो। तुमने खाना खाया, बहुत सारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जितनी जरूरत थी वो तो ठीक है, बाकी बचा हुआ क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। किसके अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर और मसल्स वगैरह के अंदर। तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस होता है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तब क्या होगा, ये ग्लाइकोजन जो इसने बना के रखा है, किसके लिए बना के रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको ब्रेक करके क्या कर लेगा, ग्लूकोज बना देगा। क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, देन यदि ग्लूकोज का सिंथेसिस कुछ अदर चीजों से हो, लाइक अमीनो एसिड या फिर फैट, यस फैट या फैटी एसिड्स, इन सब से यदि ग्लूकोज बनता है तो उसको क्या बोलते हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी करेगा। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जब अदर सब्सटेंस जो है उनसे, ग्लूकोज के अलावा अदर सब्सटेंस से ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन ग्लूकोज, तो फिर हम उसे क्या बोल देंगे, तब हम उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चलता है लिवर के अंदर। फैट को स्टोर करेगा, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, भाई एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो भी बनाता है डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कुफर सेल्स अभी तुमने देखा क्या कर रहा है,
प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह बना रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो है वो उसमें बनते कुछ फैक्टर 8, 9 ये सब, तो उन सब का सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। देन हिपेरिन का सिंथेसिस भी यहाँ पर होगा, विटामिन ए सिंथेसाइज करेगा, ADE के विटामिन B12 इनको स्टोर भी करेगा, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको डिटॉक्सिफाई भी यहाँ पर करता है, और आपको पता होगा कि एम्ब्रियो स्टेज में हीमोपोएसिस का फंक्शन भी लिवर में होता है। क्लियर हो गई बात सबको? ये सारे हो गए फंक्शन लिवर के। लिवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन हुआ जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हुआ था, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब वो आएगा ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बाइल जूस की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, बाइल जूस जो है लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। बाइल जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कि नहीं होते हैं? does not contain any type of digestive enzyme. It is not called true digestive juice. इसके अंदर होता क्या है, कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर वाटर होगा सबसे ज्यादा, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम वगैरह के सॉल्ट होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दो पार्ट दिख रहे हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। कैसा होता है? बेसिक होता है 7.4 to 7.6। और यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्ट जो प्रेजेंट है उसमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम ही नहीं सर, सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोलेट्स एंड सोडियम एंड पोटेशियम टोरोकोलेट्स, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। और इसके अलावा बाइल सॉल्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन। क्लियर हो गई बात सबको? ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करवाता है लिपिड का ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। तो ध्यान रखना, बाइल के अंदर डाइजेस्टिव जूस नहीं है, मेनली लिपिड जो है उसके ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करवाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है, जहां पर तुमने देखा ड्यूडेनम सी शेप का है, वहां पर ही पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज के यदि मैं पार्ट की बात करूं तो कौन कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पेनक्रियाज का हेड है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? नेक, फिर क्या होता है? बॉडी, और फिर क्या होता है? टेल। तो ऐसे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं पेनक्रियाज को, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अगेन ये ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्टोडर्मल की मेसोडर्मल की एंडोडर्मल? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल, एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है इस तरीके से, यहाँ पर स्प्लीन होता है बात, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एसिनाई। एसिनाई, ये जो लोब्स दिख रहे हैं ये क्या है? एसिनाई, बहुत सारे एसिनाई हैं। और यहाँ पर पेनक्रियाज जो है उसका डुअल फंक्शन होता है। कौन सा डुअल फंक्शन? मतलब एंडोक्राइन और बहिर्स्रावी दोनों के जैसे काम करता है। यस, बिल्कुल से, एंडोक्राइन, CRIN, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट बहुत कम है, कितना? लगभग मान लो 1 से 2%, बहुत हो गया, 1%। ठीक है। बाकी सारा इसका एक्सोक्राइन पार्ट ही है। एक्सोक्राइन पार्ट में तुम्हें क्या मिलेंगे? बहुत सारे एसिनाई मिलेंगे। और एंडोक्राइन पार्ट में क्या मिलेगा तुम्हें? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर तुम देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये एसिनाई वाला पार्ट है। एसिनाई वाले पार्ट में क्या है? एसिनाई वाले पार्ट में ऐसा ट्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, और ये क्या करता है? ये बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। किसका सिंथेसिस करेगा? ये एसिनाई जो है ये सिंथेसाइज करेगा पेनक्रियाटिक जूस। इससे मिलकर के बनेंगे डक्ट्यूल्स, और वो मिलकर के क्या बना देंगे? जो मेन डक्ट है, मेन डक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विर्संग भी बोलते हैं, पता है क्या तुम्हें? पेनक्रियास का जो मेन डक्ट है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ
विरसंग, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। कौन से हैं डिफरेंट टाइप के सेल, अल्फा सेल, या हम ये जो डायग्राम बना हुआ है इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल जो कि सबसे ज्यादा होता है, डेल्टा सेल, पीपी सेल, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, पता है सबको। ये एंडोक्राइन पार्ट है, क्या क्या बनाता है, अल्फा सेल क्या बनाता है, कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन, पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब। बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या बनाता है, सोमेटोस्टेटिन। और पीपी सेल क्या बनाता है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो सिक्रेशन को प्रमोट करेगा पेनक्रियाटिक जूस के, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का। पेनक्रियास का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट समझ गए सब। अब पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है, चलो ये हमारा हो जाएगा आज। पेनक्रियाटिक जूस जो है 500 to 800 ml पर डे, पीएच हाईली बेसिक 8 to 8.3। बाइल का सिक्रेशन जो है वो भी कितना होता है, लगभग 1 लीटर 1 से 1.5 लीटर होता है। ये 500 to 800 ml पर डे होता है, ठीक है। और यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन देखो, वाटर मैक्सिमम, थोड़ा सा सॉलिड पार्ट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक में तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, डिफरेंट सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत एल्बुमिन, ग्लोबुलिन होता है, और ज्यादातर पार्ट क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन जो कि एंटेरोकाइनेज से क्या होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, पता है क्या तुमको, ट्रिप्सिन Yes, जो है sir. फॉर्म कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजन Chymotrypsin. जो कि एंटेरोकाइनेज की हेल्प से क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिवेट करना, उन सब में ये हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइड जो है उनको ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए इनको ब्रेक करेगा, इलास्टेज इलास्टिन प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक करेगा, कोलाजिनेज कोलाजिन प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और एमाइलेज एंजाइम, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो यहाँ पर होता है। देखो अमाइलेज सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, बट वो 30% अराउंड स्टार्च का डाइजेशन करेगा, और मैक्सिमम डाइजेशन जो अमाइलेज जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। उसके अलावा जो शुगर्स बनेंगे उनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं। लाइपोलाइटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए बी, पॉलीपेज, और बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो भी पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगे। डाइजेशन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। चलो बाय बाय, ठीक है। पूछना तो नहीं था किसी को, कुछ पूछना तो नहीं था, जितना पढ़ा उतना क्लियर है ना, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो फिर इसके बाद आप Thank you, sir. बाय बाय, ओके बाय बाय। सर युवान कहाँ है? युवान अभी आराम कर रहा है, सर आराम हराम होता है। वो थोड़ी देर चैन से रहता है तो मैं क्लास ले पाता हूँ, नहीं तो फिर आएगा बीच में कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए। ठीक है चलो मिलते हैं, बाय सर। ओके बाय।